सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है जी सर चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में है सब्जेक्टिव चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव में है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। बुक 1 के सर 3 चैप्टर लिए हुए हैं बस, फंडामेंटल, एडमिशन और चेंज इन रेशियो। बुक 2 में सिर्फ एक चैप्टर लिया हुआ है, इसका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, सिर्फ एक चैप्टर शेयर्स का। और ऐसे बुक 3 में 2 चैप्टर लिए हैं। तो जो हमने एनपीओ पढ़ा था वो मार्च में काम आएगा, नवंबर में काम नहीं आएगा। गुडविल पढ़ा था वो मार्च में काम आएगा, नवंबर में काम नहीं आएगा। रिटायरमेंट जो पढ़ा वो मार्च में काम आएगा, नवंबर में काम नहीं आएगा। इस बुक के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया हमारा, चेंज इन रेशियो। मैं स्टार्ट करता हूँ। पेपर नवंबर 11 होगा आपका, एमसीक्यू होगा पूरा का पूरा, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश भी कराऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ 12th पास करना हमारा काम, आगे जाकर तो फाइनल अकाउंट बनाना ही, वैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी ही प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हर टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे फुल फॉर्मेट में, फुल फ्लैश, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनरल एमसीक्यू। अदरवाइज मेन फोकस एमसीक्यू पर होगा। पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 4। पीछे चलो पहले चैप्टर है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं थ्योरी में, व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनके रिलेशन के बीच में कोई भी चेंज आता है, जैसे कोई पार्टनर बढ़ गया, कोई पार्टनर कम हो गया, रेशियो बदल गई, ऐसा कुछ जो बड़ा चेंज है उसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। पढ़े ध्यान से। Reconstitution of firm means any change in the relationship of the partners without affecting the existence of partnership firm। सर पार्टनरशिप फर्म वही रहेगी जो थी, अगर 4 की जगह 3 पार्टनर रह गए तो भी पार्टनरशिप वही रहेगी, रेशियो बदल गए तो भी पार्टनरशिप वही रहेगी। मतलब पार्टनरशिप फर्म वैसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ उनके आपसी जो रेशियो है, जो आपसी जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो चेंज। सेकंड क्वेश्चन, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है और ओकेजन्स बताओ कोई भी 4 जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रेफर कर सकते हो। और 4 ओकेजन्स कौन से हैं, चैप्टर्स का नाम लिख दीजिए इसके अंदर। चैप्टर नंबर 4 का नाम लिख दो, चेंज इन रेशियो। चैप्टर 5 का नाम लिख दो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 6 का नाम लिख दो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 7 का नाम लिख दो, डेथ ऑफ अ पार्टनर। दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर के एक फर्म बन जाती है, उसे अमालगमेशन कहते हैं। ये 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, बीकॉम में भी नहीं है, सिर्फ सीए कोर्स के अंदर है। पार्टनरशिप फर्म की अमालगमेशन, कंपनीज की अमालगमेशन बीकॉम में भी है। हां जी, जरूरी है दोनों पार्टनरशिप फॉर्म ऐसा ना, एक पार्टनरशिप और दूसरा कॉर्पोरेट। हां ये भी कैलकुल है। जनरली उसको एक्विजिशन कहते हैं। अब देखो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, तो कंप्लीट लिस्ट है कि नहीं है ना। तो पार्टनरशिप फर्म तो जो अमलगमेशन है, कंपनी का पार्टनरशिप से हो सकता है, कंपनी का प्रोप्राइटरशिप से हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द ओकेजन्स व्हेन पार्टनरशिप कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ही जाएगा। ऐसे 4th, 7th, 5th पर आ गए थे। डिफरेंट लैंग्वेज भी हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर अलग लैंग्वेज में आ जाता है। ये मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, एग्जाम में क्या हो सकता है कि मीनिंग लिखा होगा और ऑप्शन में नाम ले रखे होंगे, जैसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे। मीनिंग पता होगा मैं थ्योरी में, तो ये आंसर पर दिला रहा हूँ। 5th क्वेश्चन कहता है जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मतलब है। जो प्रॉफिट पास्ट ईयर्स में हुए हैं लेकिन वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे अभी तक, उसे क्या प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो चुका, इकट्ठा हो चुका है, जैसे पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, जैसे कि रिजर्व्स। पढ़ते हैं आंसर।
Accumulated profits are the profits of the firm which have not been credited among the partners capital. अब तक क्रेडिट नहीं करे, बस पार्टनर्स कैपिटल है उन्हीं का पैसा। 6th क्वेश्चन, रिजर्व्स। क्वेश्चन पूछ रहा है जी हम रिजर्व्स को सरप्लस को क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखो जब भी मैं बोलूं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब समझ लो चारों चैप्टर की कॉमन बात हो रही है। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट है, चारों चैप्टर की सेम कॉमन बात हो रही है। हां जी, रिजर्व्स को क्यों बांटा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए जी। क्योंकि रिजर्व पुराने पार्टनर्स ने कमाया है, अपनी पुरानी रेशियो में कमाया है, उसके पे अधिकार नए पार्टनर का नहीं है। जब पार्टनर रिटायर हो तो वो अपना शेयर लेकर के जाएगा। पढ़े जी आंसर। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड प्रायर टू रिकंस्ट्रक्शन। जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उससे पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट हेंस बिलोंग्स टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अभी पार्टनर हैं रिकंस्ट्रक्शन से पहले, उन सभी ने मिलकर कमाया है, उन सभी का अधिकार है। इसलिए ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है देखिए, कौन सी रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस बांटोगे, बताइए। ओल्ड रेशियो बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, ये एक्सप्लेन करना है। रिवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे लेके आना जरूरी है, उससे प्रॉफिट लॉस जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करना जरूरी है, उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में देना जरूरी है। पढ़ते हैं आंसर। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है, नेट गेन कैलकुलेट किया जाता है, और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करते हैं और ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन को कंप्यूट कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कैलकुलेट करने का, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया है, इसकी जो भी बेनिफिट मिले वो एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में ही शेयर करें, कोई नया पार्टनर शेयर ना करे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं, 9th क्वेश्चन, जिस रेशियो में पार्टनर सैक्रिफाइस करता है अपना शेयर दूसरे पार्टनर के लिए। A ratio in which partner agrees to surrender his share of profit in favor of another partner. तो इसमें वो लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स, वो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा है जी, न्यू माइनस ओल्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक दिन की लाइफ है, जिस दिन रिवैल्यूएशन करेंगे उस दिन अकाउंट ऊपर होगा, उस दिन क्लोज हो जाएगा। जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते आने वाले ईयर्स में, वो नॉमिनल होते हैं। जो लेट आए हैं जी सुन लीजिए, जो आपका कोर्स है वो आ गया है। बुक 1 के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर आने हैं आपके। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन रेशियो। बुक 1 से सिर्फ 3 चैप्टर आने हैं आपके टर्म 1 में एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जिसमें से आपका फंडामेंटल और एडमिशन हो चुका है, सिर्फ चेंज इन रेशियो रहता है, वो स्टार्ट कराया गया आज के क्लास में। पेपर एमसीक्यू आना है, लेकिन आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन फुल फॉर्मेट के साथ कराया जाएगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेन फोकस एमसीक्यू पे रहेगा, जो टर्म 1 के बाद है। नवंबर के बाद जो टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट होगा, वो तो जैसे नॉर्मल हर साल होता है वैसे ही रहेगा, एमसीक्यू और फुल फ्लेज क्वेश्चन, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मिक्स। बुक 2 में से एक ही चैप्टर लिया हुआ है और बुक 3 में 2 चैप्टर लिए हुए हैं। टोटल हमारे 4 चैप्टर रहते हैं, तो चेंज इन रेशियो एक ही और 2 एक। इसमें से ये चैप्टर छोटे हैं, ये चैप्टर काफी लेंथी है, 1 मंथ अराउंड ये चैप्टर चैप्टर लेगा। ये टेंशन छोटा चैप्टर, चेंज इन रेशियो छोटा चैप्टर है। सर हाँ जी, जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था वो सर ऑफिशियल वेबसाइट का था या नहीं था? एकेडमिक्स लिखा था, सीबीएसई एकेडमिक्स। मतलब ऑथराइज्ड है। ओके बुक 2 में कौन सा है? शेयर्स। ठीक है। हाँ जी, कब तक हो जाएंगे? तो पेपर आपका नवंबर में होना है, तो मिड अक्टूबर तक कोर्स खत्म कराऊंगा। सर जो बचा हुआ है फिर उसके बाद ही। हाँ, तो नवंबर से पहले तो कराने में कोई समझदारी नहीं है। जो एग्जाम मार्च में आना है वो मैं चैप्टर अभी से कराऊँ नवंबर से पहले, क्योंकि हमारे जो मार्च में पेपर होगा उसमें ये चैप्टर रिपीट नहीं होंगे। तो मार्च में टर्म 2 होगा, उसमें ये टर्म 1 चैप्टर रिपीट नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात,
हमारे 3 चैप्टर इनफैक्ट ऑलरेडी हो भी चुके हैं टर्म 2 पे। एनपीओ हो चुका है, गुडविल हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है, 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे टर्म 2। तो टर्म 2 में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। तो नवंबर में जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके टर्म 1 के, तब मैं स्टार्ट करूँगा टर्म 2। लेटेस्ट में पढ़ा हुआ होगा तो ध्यान भी रहेगा। ठीक, तो 3 में कौन से हैं? कैश फ्लो और फर्स्ट चैप्टर। सर मार्किंग स्कीम थी उसमें? हाँ, मार्किंग स्कीम। पेज 51 पर आ गए जी, पेज 51 पर आ गए जी। इसमें कैलकुलेशन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की। चैप्टर का नाम सब सुनिए, चेंज इन रेशियो का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। चैप्टर 5 में हमने क्या सीखा एडमिशन में, ये सब 2 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें काम और एक्सटेंड करना है, इसे किसी तीसरे को पार्टनर बना लिया। चैप्टर 5 रिटायरमेंट में क्या सीखा सर हमने, जैसे 3 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, या तो काम कम होता जा रहा है, किसी पार्टनर की बन नहीं रही बाकी पार्टनर से, तो फर्म से चला जाता है, 3 से 2 रह गए। चैप्टर 7 डेथ पढ़ेंगे टर्म 2 में। 3 पार्टनर है सर, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर कम हो गया, 3 के 2 रह गए। ये हमारे सिलेबस में 3 जनरली दे रखे हैं, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में 10-20 कुछ भी हो सकता है पार्टनर, मैक्सिमम 50। चैप्टर 4 में क्या सीख रहे हैं, चेंज रेशियो में सुनिए, जितने पार्टनर्स थे 2 या 3 उतने ही रहे, उनमें कोई चेंज नहीं। फिर सर क्या है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल दिया था पार्टनरशिप रियल लाइफ में बनती कैसे है कि अभी आप 12th के बाद बीकॉम करोगे, कॉलेज में जाओगे, कुछ फ्रेंड सर्कल बनेंगे, कॉलेज पास करने के बाद कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि हम जॉब नहीं करते, साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं स्टार्ट। तो 4 फ्रेंड ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, चारों ने का पैसा भी बराबर लगाएंगे और टाइम भी बराबर देंगे। स्टार्टिंग में यही थिंकिंग होती है, काम स्टार्ट कर लिया, 1 साल कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट इक्वली बांट भी दी। उसके बाद लेकिन देखो हर एक का ना टैलेंट अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए काम बांट लिया, इनका कुछ काम है, मेरा कुछ काम है, मुझे कुछ काम के लिए भेजा गया, वो काम मैं ठीक से कर नहीं पाया, पूरा दिन लग गया, पैसे भी वेस्ट हो गए। फिर मैंने इन्हीं को बुलाया, ये आकर के इन्होंने काम करा। अब जो पैसे वेस्ट हुए तो कंपनी का लॉस हुआ, फर्म का लॉस हुआ, वो लॉस सबको बियर करना पड़ेगा, लेकिन गलती मेरी थी। तो ऐसे में कुछ ऐसी जगह होंगी कि चारों पार्टनर इक्वली एफिशिएंट नहीं, इक्वली टैलेंटेड नहीं है, इक्वली एफर्ट नहीं है उनके प्रॉफिट तक पहुंचने में। तो अगर चारों समझदार हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई देखो आपको काम नहीं आता है, गलतियां हुई, नुकसान हुआ इस वजह से, और हम फटाफट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रेशियो होनी चाहिए अलग, मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, सपोज मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आपका शेयर कम होना चाहिए, आप कम काम करो, इस तरीके से बातचीत होती है। अगर उनकी आपस में बन रही है तो अच्छी बात है, रेशियो चेंज करके हम अकाउंटेंट को बता देंगे कि भाई इस साल से हमारा रेशियो ये होने वाली है, आप प्रॉफिट इस हिसाब से बांटो। अगर नहीं बनी तो हम खत्म कर देंगे। फिर चैप्टर लास्ट 8 चैप्टर डिसोल्यूशन, जब फर्म बंद हो जाए तो उसके इसमें काउंटिंग कैसे करें वो तब सीखें। जिन रेशियो में हो गया रहा है सर, रेशियो बदल रही है, ध्यान से सुने जी। तो हम चार पार्टनर्स हैं और हम कह रहे हैं कि भाई आगे से रेशियो कुछ और रहेगी। तो जिसकी रेशियो घट रही है, सुनना, जिसकी रेशियो घट रही है वो क्या बोलेगा कि भाई जो रिजर्व्स बने हुए हैं पास्ट के, उस टाइम तो हमारी रेशियो इक्वल थी, वो पास्ट के रिजर्व बने हुए हैं, वो तो हम सब में अभी बढ़ जाने चाहिए इक्वली। रेशियो फ्यूचर में तो चेंज हो रही है, पास्ट के लिए तो वही रेशियो है, इसे रिजर्व भी बढ़ेंगे जैसे बाकी चैप्टर्स में बढ़ती है। बिल्डिंग से खरीदी 10 लाख रुपए की कई साल पहले, आज डेट में 20 लाख की वैल्यू है, 1 साल में चेंज हो गई वैल्यू उसकी, 10 लाख की 12 लाख वैल्यू हो गई, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पास्ट का प्रॉफिट है, इसके पास्ट के रेशियो में बढ़ना चाहिए जैसे कि एडमिशन में बढ़ता था। तो सेम प्रोसीजर है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसा ही बनेगा और रिजर्व्स भी ऐसे ही बढ़ेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस पहले हमें कुछ पहले से पता होता था कि कौन सैक्रिफाइसिंग है कौन गेनिंग। जैसे कि सर एडमिशन चैप्टर, जो नया पार्टनर आ रहा है वो डेफिनेटली गेनिंग पार्टनर, क्योंकि सब पुराना शेयर 0 था, वो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब रिटायरमेंट की बात करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पक्की बात है गेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसका न्यू शेयर 0 है, तो रिमेनिंग पार्टनर हुए गेनिंग पार्टनर। अब रेशियो चेंज हो रही है, कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, कोई पुराना पार्टनर जा नहीं रहा, रेशियो पार्टनर तो नहीं, बस आपस में रेशियो बदल रही है। तो डेफिनेटली उन्हीं में से कोई ना कोई एक गेनिंग होगा, कोई ना कोई एक सैक्रिफाइसिंग होगा। रूल अभी भी वही है कि गेनिंग बैठेगा डेबिट में, सैक्रिफाइसिंग बैठेगा क्रेडिट में फॉर द एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन में बिल्कुल वही अब तक चलता आ रहा है, ओल्ड रेशियो में बांट दो, रिजर्व में वही रूल अब तक चलता आ रहा है, ओल्ड रेशियो में बांट दो। कोई प्रॉफिट हो कोई लॉस हो, प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस हो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बांट दो। सिर्फ गुडविल जो है वैल्यूड वाली वो गेनिंग सैक्रिफाइस। गुडविल एग्जिस्टिंग वाले क्या करेंगे,
सर राइट ऑफ राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो को ओल्ड पार्टनर्स में। चारों चैप्टर बिल्कुल कॉमन है, 90% चैप्टर सेम है चारों के चारों। पढ़े पहले क्वेश्चन पढ़े। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 5-4-1 में। सर ए का शेयर 5/10, बी का शेयर 4/10 और सी का शेयर 1/10। कैलकुलेट करनी है, तीन जगह कैलकुलेट करनी है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। C acquires 1/5 share from A. पहले मैं प्रॉब्लम देता हूँ जी, मैं 5/10, 4/10 और 1/10। अब मुझे बताइए मैं कहाँ प्लस करूं कहाँ माइनस करूं न्यू रेशियो जानने के लिए। हेल्प कीजिए सर। C acquires, ये मैं बताऊं, ये मैं क्या करूं, माइनस कर देंगे। -1/5 क्वेश्चन कह रहा है कि C ने A से एक्वायर कर लिया तो C के पास बढ़ गया 1/5 और A के पास से कम हो गया 1/5। B में कोई भी चेंज नहीं। क्वेश्चन में सर तीन चीजें मांगी हैं। पहला मांगा कि न्यू रेशियो बताओ, न्यू रेशियो बता दी। दूसरा मांगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। सर रेशियो के लिए कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पर्सन ने सैक्रिफाइस करा, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे लिखेंगे कि ए सैक्रिफाइस 1/5 बस। उसको रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि दो लोग होने चाहिए रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए। क्वेश्चन में तीसरी चीज मांगी है कि गेनिंग रेशियो बताओ। अगेन सर गेनिंग रेशियो के लिए दो लोग होने चाहिए, लेकिन गेन इसमें सिर्फ सी कर रहा, ऐसे लिखेंगे सी गेन्स 1/5। तो हमारे केस 1 के तीनों आंसर आएंगे। केस 1 के तीनों आंसर न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। कौन सा लेट करें? अगर दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे होते तो अपन रेशियो में सॉल्व करके आंसर देते, या दो लोग गेन कर रहे होते तो प्रॉपर गेनिंग रेशियो में आंसर देते। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। पढ़ सकते हैं आगे। सेकंड केस, C acquires 1/5 share equally from A and B। मुझे कौन बताएगा कि A ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/10। 1/10। सर C के पास सॉल्व करते हैं इसको। C के पास 1/5 आया, A ने पूरा नहीं दिया, A ने आधा दिया। 1/5 का आधा 1/10, 1/5 का आधा 1/10। C ने इक्वली लिया A और B से, 4/10, 3/10, ये सॉल्व करके 3/10 आया। सर ये सेकंड का है। हाँ सेम क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको और ऑप्शन में यही गिनी रेशियो बताइए, चार ऑप्शन दे रखे होंगे अलग अलग। सर मैक्स टू मैक्स कितने केस आते हैं? कितने केस इसमें? हाँ मतलब आपने केस 4 दे रखे हैं। पर इसमें तो कोई वैरायटी नहीं केसेस की, क्योंकि ये टॉपिक बाकी चैप्टर्स में भी 99% कवर हो गया। जैसे न्यू सैक्रिफाइसिंग निकालना, एडमिशन में भी कवर है, गिनिंग में भी कवर है, तो मैंने वो केस कवर करे जो बाकी चैप्टर्स में कवर नहीं हो पाए। क्वेश्चन मांगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए, अगला रेशियो क्या होगी? ऑप्शन खुद ही कह रहा है कि इक्वली
सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये और भी तो रेशियो इक्वल हो गई। गेनिंग रेशियो बताएं 2/10. 1/5, सी गेन्स 1/5। केस 2 में लिखा हुआ है कि सी ने एक्वायर करा 1/5 और सिर्फ इसी ने एक्वायर करा, गेनिंग पर्सन सिर्फ एक है, इसलिए रेशियो में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा सी गेन्स 1/5। केस 3 पर आ जाए जी। केस 3 में लिखा है सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अंडरलाइन कर लें फ्रॉम और ऑफ। एक मिनट का समय देता हूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर पाता है। आंसर मैच कर ले, न्यू रेशियो का आंसर दे रखा, मैच कर ले। मैंने हिंट आपको दे दी, ऑफर फ्रॉम मॉडल एंड कर ले, हिंट दे दी मैंने आपको, आंसर मैच कर ले। C acquires 1/10 शेयर फ्रॉम A। 1/10 A में से माइनस कर दो, 1/10 C में जोड़ दो। आगे लिखा है and 1/2 शेयर ऑफ B। ऑफ में क्या होता है कि इसका 1/2 होता है, इसका 50% आधा शेयर, B का आधा, मतलब C में क्या जोड़ना है मुझे, B का आधा। B के पास क्या बच गया, अपना आधा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे A कहता है अभी मेरे पास 5/10 शेयर है, उसमें से 1/10 मैं दे रहा हूं, तो मेरे पास बच गया 4/10। तो बड़ा आसान है समझना। B क्या कह रहा है, भाई जितना भी मेरे पास शेयर उसका आधा तुम ले लो, 1/2 ऑफ B। तो B के पास है 4/10, उसका आधा 2/10। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 2/10, ये हो गया 4/10। 4 2 4 2 1 2। समझने की कोशिश करें ध्यान से, कंफ्यूजन लग रही है तो पूछें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे इसके बाद A और B। A ने सैक्रिफाइस करा 1/10, B ने सैक्रिफाइस करा 2/10, 1:2। C gains 1/10 A से, 2/10 B से, तो 3/10 इसने गेन करा। सर हाँ जी सर वैसे तो ये बी का जो न्यू शेयर है ये ऐसे माइनस करके दिखाना था ना। जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि मैंने 50% शेयर में दे दिया, तब मैं ओरिजिनल से 50% माइनस करूँ या ओरिजिनल का 50 निकाल दूँ, एक ही बात है। तो 4 फिंगर डाउट ये है कि सर इसको ऐसे दिखाओ कि सर 4/10 शेयर था और 4/10 का आधा दे दिया, तो कितना बचा, ऐसे भी ठीक है, एक ही बात है। आधा माइनस करना या आधा करना सेम आंसर आना। बढ़िए आगे। यस सर। यस केस 4 KPC will share future profits equally। इसका मतलब सर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दी पहले से ही। फॉर्मूला पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, अब शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करो तीनों का। तीनों का आपको ओल्ड शेयर भी पता है, तीनों का आपको न्यू शेयर भी पता है। आंसर चेक करो।
सर ओल्ड है 5/10, 4/10, 1/10। न्यू है सर 1/3, 1/3, 1/3। तीन लोगों में कौन 1/3 हुआ? सर ए का आंसर आया 5/30 पॉजिटिव। यस सर। मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैसे पता होगा सेक्रीफाइस कर रहा है? ध्यान से देखो, मैंने ओल्ड में से न्यू माइनस करा, आंसर पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब ओल्ड बड़ा न्यू छोटा, मतलब पहले शेयर ज्यादा मिल रहा था, अब शेयर कम मिलेगा, तो घट गया ना इसका शेयर, सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे बी में सर 4/10 पहले था, 1/3 अब है। इसको परसेंटेज में देख लो कि पहले प्रॉफिट का 50% लेता था, अब ये प्रॉफिट का 33% लेगा, तो 17% सेक्रीफाइस कर रहा है। 5/30 मतलब 1/6, 16.6%। पहले प्रॉफिट का 40% ले रहा था, अब ये 33% ले रहा है, तो लगभग 7% की सेक्रीफाइस कर रहा है। ये प्रॉफिट का पहले सिर्फ 10% लेता था, अब 33% ले रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो गेन कर रहा है। बट सेक्रीफाइस रेशियो का नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब न्यू शेयर बड़ा, ओल्ड शेयर छोटा, तो जैसे नेगेटिव आ गया मतलब ये गेन। तो उसको सर गेन रेशियो सॉल्व क्यों नहीं करा? भाई हमें कैसे पता कौन गेन कौन सेक्रीफाइस निकलेगा? ये अगर हम एडमिशन चैप्टर के अंदर हैं तो मुझे पता है कि ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकलेगा। अगर हम रिटायरमेंट चैप्टर में हैं तो हमें पता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका गेन निकलेगा। लेकिन चेंज इन रेशियो में हमें कहाँ पता कौन सेक्रीफाइस कौन गेन? हम सेक्रीफाइस रेशियो ही सॉल्व करते हैं, उसका पॉजिटिव आता है, सेक्रीफाइस का नेगेटिव आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2। क्वेश्चन में अगेन तीन आंसर दिए थे। न्यू रेशियो मांगी है, न्यू रेशियो इक्वल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी है 5:2। गेनिंग रेशियो में क्योंकि एक ही पर्सन गेन कर रहा है तो लिखना पड़ेगा सी गेन्स 7/3। तो ये भी सेक्रीफाइस आता तो गेन होती, ये सेक्रीफाइस आता। ये सेक्रीफाइस आता कोई पॉसिबल ही नहीं। सारे सेक्रीफाइस कर हाँ सर, अगर तो तीनों सेक्रीफाइस कर लेता गेन हो जाता। हाँ गेन हो करता है ना। इस टॉपिक का होमवर्क लिखा हुआ है ये इलस्ट्रेशन 1 से 3, एक्सरसाइज 1 से 4। अब आ गए हम टॉपिक गुडविल। पढ़ते हैं क्वेश्चन। तीन पार्टनर हैं जी, 3:1 की रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 they decided to share the profit in the ratio 2:3 चेंज हो रही है। नोटिस करो तो जो तीसरे वाला पार्टनर है अमृत, उसकी सेम उसका शेयर पहले भी 1/6 था और अभी भी 1/6 है, तो ना सेक्रीफाइस ना गेन। यस सर। अनीता जो पहले वाला पार्टनर है, अनीता उसका शेयर पहले था 3/6 और अब है 2/4, तो यहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है यस सर। 1/6। और आशा का गेन हो रहा है यस सर। क्योंकि पहले 3/6 पहले 2/6 कम था, अब 3/6 ज्यादा है। कौन डेबिट में बैठेगा? सर गेन वाला। आशा, तो गेन कर रहा पार्टनर है ना। कौन सेक्रीफाइस कौन क्रेडिट में बैठेगा? सर अनीता। अनीता। क्लियर है? तो हमें गुडविल की एंट्री पता लग गई, इतना सा पढ़ गए। अमाउंट तो बाद में चर्चा करेंगे, एंट्री पता लग गई। The partnership deed provides that in the event of any change in the ratio, goodwill should be valued at 3 years purchase of average profit of 5 years profit. पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो गुडविल निकलेगी वो गुडविल में मिलेगी। The profit and loss of the preceding years, प्रॉफिट देखे जो 5 साल हो गए, कैलकुलेट कीजिए गुडविल। हाँ, जब तक उसमें रखा हो सिंपल एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं सर हम 1,20,000
प्लस 3 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 3,80,000 माइनस 1 लाख, क्योंकि लॉस है माइनस करेंगे, डिवाइड किससे करो उसको, 4 से कि 5 से? 5 से। लेकिन एक साल का लॉस है तो भी नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, तो प्रॉफिट तो होगा, फर्क नहीं होता। ये बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख। गुडविल आ गई है ना, गुडविल का लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट करके हमने गुडविल निकाली, 3 इयर्स परचेज है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके 3 साल से, क्योंकि हर साल प्रॉफिट स्कीम नहीं होता, हम अंदाजा लगाते हैं प्रॉफिट हर साल कितना हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। गुडविल परचेज करने के बाद लगभग 3 साल तक हमारा बिजनेस गुडविल के दम पर चल पाएगा, ये अंदाजा है, ये बार्गेनिंग पावर है बायर सेलर की। 3 साल गुडविल की वैल्यू आ गई 6 लाख। केस 1 में क्या था कि गुडविल इज एडजस्टेड आउट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कौन बैठेगा डेबिट में? आशा। ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने सॉल्व तो कर लिया कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, लेकिन हमें इसको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। हाँ जी, क्वेश्चन में कहता है गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बिठाया, तो तीसरा पार्टनर था अमृत ना सैक्रिफाइस ना गेन, वो कहीं नहीं आएंगे। सही। केस नंबर 2, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। अगर गुडविल ओपन किए बिना, गुडविल अकाउंट ओपन किए बिना अगर हमें गुडविल एडजस्ट करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करनी होती है। ए ऑप्शन का आंसर भी यही है और बी ऑप्शन का आंसर भी यही है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इसके आगे लिखें आउट ऑफ कोर्स। आपका सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें इस साल स्पेशली मेंशन होकर के आया है कि एक्सेप्ट गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, वो वाले केसेस एक्सक्लूड किए हुए हैं इस साल कोर्स में से, इसको नहीं कराया जाता। सर इन्होंने पिछले साल के 30% में डिलीट कर रखे जो पिछले साल इन्होंने इस साल का अलग से दिया हुआ है, वो मैक्सिमम लास्ट ईयर वाला ही है, लेकिन मैं लास्ट ईयर वाला देख ही लिया, जब इस साल का लेटेस्ट दे रखा है तो भाई एक भी टॉपिक अगर कम ज़्यादा हुआ लास्ट के मुकाबले तो गलती क्यों हो जाए, तो इस साल वाला जो दे रखा है मैं वही स्पेशली पढ़ करके, कोई टॉपिक डिलीट है तो हटा दूँ, ऐड कर रखा तो बढ़ा दूँ, सी पार्ट डिलीट करना आउट ऑफ कोर्स। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए जी, पढ़ते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 1:2, इनकी old ratio है। They decided with effect from 1st January 2012, इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर वाला, that they would share profits in the ratio 2:3। पहले रेशियो 1:2 थी, अब रेशियो 2:3। But this decision was taken after the profit for the year 2012 amounted to 90,000 has been distributed in the old ratio। लास्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ चुका है ओल्ड रेशियो, मतलब 1:2। गुडविल की वैल्यू करी गई, हमने कैसे वैल्यू करी? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। जिस डेट से डिसीजन इफेक्ट हुआ उस डेट से जो पहले के 2 साल के प्रॉफिट थे वो लेने हैं, वो हैं 60,000 और 45,000।
It was decided that no goodwill account will be opened. ये तो presumption है, goodwill account open करना ही नहीं है. Necessary adjustment be made through capital account. चलिए, तो सबसे पहले goodwill कैलकुलेट करके बताइए. कौन बच्चा कैलकुलेट कर सकता? आंसर पता है, वो प्रोसीजर भी पता है. अभी तो सेल्स बनाने वालों की गलती है, उन्होंने चैप्टर गुडविल नहीं रखा टर्म 1 में और एडमिशन चेंज रेशियो रखा हुआ. बिना गुडविल के चैप्टर हो ही नहीं सकते सॉल्व, क्योंकि गुडविल के एक्यूमुलेशन है ही चैप्टर्स के अंदर. कैसे आया? सर 52,500 Into वो 3. कैसे आया? सर वो उसका 60,000 प्लस 45,000 और कोई आंसर? सर दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल देंगे तो 52,500 आता है. अच्छा, फिर सर फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई. 1,05,000. गलत. और दोनों को सर ऐड कर दें. फिर सही आंसर है बिल्कुल. क्वेश्चन में कहाँ लिखा है एवरेज करना? हमें क्या होता है कि एक ही तरीके से अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिए तो हमें लगता है 11वां क्वेश्चन भी वही है. बिना लैंग्वेज पे ध्यान दिए. इस क्वेश्चन में एवरेज वर्ड नहीं, एग्रीगेट वर्ड लिखा, समेशन. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के 2 प्रॉफिट को एग्रीगेट कर दो, वही गुडविल है. तो 60,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू गुडविल. एवरेज करने को बोला ही नहीं. आंसर सेम आ रहा है. उस आंसर सेम आना ही हमारा काम होता है. क्या बताइए? वर्किंग नोट जब चेक किया जाए कैलकुलेशन गुडविल तो मार्क्स नहीं कटेंगे क्या आपके? हाँ, ठीक है जी. क्वेश्चन में एवरेज वर्ड नहीं लिखा, एग्रीगेट वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल इनको ऐड करना है. तो गुडविल इक्वल्स टू 60,000 प्लस 45,000 इक्वल्स टू 1,05,000. मैंने इसलिए आप लोगों से ये पूछा था कि आंसर बताओ, मुझे ये पूछा था स्टेप बताओ कैसे सॉल्व करो. सॉल्व कोई भी कर लेगा इसको एवरेज से, तो एवरेज कर लेंगे. क्लियर हो गई जी बात? फिर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, जानने के लिए देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. दोनों का आपको ओल्ड रेशियो पता है, दोनों की न्यू रेशियो पता है. फटाफट सॉल्व कर दो. ओल्ड रेशियो है 1:2, 1/3 ए का और 2/3 बी का. न्यू रेशियो है 2:3, 2/5 ए में और 3/5 बी. कौन गेन कर रहा है बताइए? ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है. अगर आप रेशियो को परसेंटेज में पढ़ पा रहे हो तो मिस्टर के का पहले शेयर था 1/3 मतलब 33% और ए का फ्यूचर में शेयर हो गया 2/5 मतलब 40%. तो 33 से 40 हो गया, तो ये गेन कर रहा है. इसी तरीके से बी का शेयर पहले था 2/3 मतलब पे 66%. अब इसका हो गया 3/5 मतलब पे 60%. तो 66 से 60 रह गया, तो सैक्रिफाइस कर. क्या पता है किसको डेबिट में बैठाऊं? जो गेन करेगा वो डेबिट में बैठेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट में बैठेगा. पूरे फर्म की गुडविल है 1,05,000. जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट. सर इसमें 6,000 का भी होता है. कंप्लीट नहीं हुआ.
अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है जी, थोड़ा रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा। सर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, तो नई चीज क्या सीखी, गुडविल देखने का, कैलकुलेट करने का नया तरीका, क्योंकि इनफैक्ट सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन में बोला हुआ तो प्रॉफिट को जोड़ दो, गुडविल निकल गई बस, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन ऐसा तरीका किसी क्वेश्चन में था नहीं अब तक, इसलिए इस क्वेश्चन में गलती हुई सबसे। ये एग्रीगेट ऑफ टू प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ एग्रीगेट करना है, गुडविल तरीका नया सीखा। बाकी गुडविल की जो ये वाली एंट्री है इसमें कुछ भी नया नहीं सीखा हमने, कि सर ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, हमने माइनस करके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल दी, गेन वाले को डेबिट में बिठाया, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट में बिठाया, गुडविल लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया एग्जैक्ट गेन और सैक्रिफाइस, दोनों का अमाउंट सेम ही आना। ठीक, अब जो काम रह गया इसके अंदर वो नया काम है, जिसमें ध्यान से क्या काम है। क्वेश्चन में जी हम पढ़े हैं यहाँ पर 2012 अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है, कैलेंडर ईयर है क्वेश्चन के अंदर, हम 2013 में आ चुके हैं, तो मैंने मार्च लिख दिया यहाँ पर, दिसंबर आया 2013 कैलेंडर ईयर ऑब्लिक अकाउंटिंग ईयर में आ चुके हैं, ये वाला ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेशियो चेंज करेंगे। ठीक, अब होना क्या चाहिए सर, रेशियो जब चेंज करेंगे हमने यहाँ पर, तो आने वाला प्रॉफिट बढ़ना चाहिए न्यू रेशियो में और पास्ट का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ओल्ड रेशियो में, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा डिसीजन अलग है, कोई टर्म्स कंडीशंस अलग है पार्टनर की। पार्टनर टर्म्स कंडीशन क्या रखी है कि जो हम रेशियो चेंज कर रहे हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं। मतलब हम अकाउंटेंट को ये बोला गया है कि भाई जो न्यू रेशियो है ना वो इस डेट से नहीं, इस डेट से एप्लीकेबल हो, हम ये चाहते हैं। ये वाला ईयर कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट लॉस बढ़ चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, 2013 में आ चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रेशियो में चेंज कर रहा हूँ और रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट यहाँ से पड़ना चाहिए। मतलब हम पार्टनर से ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट ओल्ड में बढ़ा, लेकिन न्यू में बढ़ना चाहिए, ये वाला प्रॉफिट भी, भले अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तब भी ये चाहते हैं। सर यानी बुक्स में कुछ और दिखा रहे हैं और बट कुछ और है। नहीं, बुक्स में तो दिखा चुके हैं पुराने रेशियो के अंदर, लेकिन वो न्यू रेशियो में बढ़े, हम ये चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं अकाउंटेंट से जो प्रॉफिट बढ़ चुका है ओल्ड रेशियो में, वो प्रॉफिट न्यू रेशियो के हिसाब से बढ़ना चाहिए। हम अकाउंटेंट को करना है ये काम। सर मतलब जैसे एडजस्टमेंट्स में कर रहे थे, बिल्कुल सही, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में करा, 5 एडजस्टमेंट में प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया, लास्ट ईयर का तो सही रेशियो में करना। सिंपल से वो करना क्या है जी हमें, सिंपल सीधी सी बात है सर। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट करते, तो हम एक वर्किंग नोट बनाते कि प्रॉफिट कितना कितना बढ़ा पुराने रेशियो 2:1, फिर प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए था न्यू रेशियो के हिसाब से, फिर चेंज देख लें। एक बार स्टेल करके देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है जी 1:2 और प्रॉफिट है 90,000 का। 30,000 60,000। तो देखिए ध्यान से, प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है ए को 30 पुराने रेशियो के हिसाब से, मिलना चाहिए 30, 6,000 रुपये और दे दें इसको। बी को प्रॉफिट मिल चुका है 60 पुराने रेशियो में, प्रॉफिट नए के हिसाब से मिलना चाहिए 54, 6 एक्स्ट्रा मिल चुका, अकाउंट से काट ले इसके 6,000। ये हुआ चैप्टर नंबर 2 वाला मेथड, उस मेथड से नहीं करना। अब नया मेथड क्या सीख रहे हैं, ध्यान से सुनना सर। पास्ट प्रॉफिट जो बढ़ गया, ये गेन कर रहा हो सैक्रिफाइस कर रहा, ये उल्टा हो जाएगा। सैक्रिफाइस गेन कैसे, मैं तो सैक्रिफाइस करेगा गेन करेगा। हाँ, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो गेन, जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस। कैसे सर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो बढ़ा वो किसमें बढ़ा है 1:2 2:3, देखो ध्यान से, प्रॉफिट 1:2 में बढ़ चुका है। यस सर। इसमें ए गेन कर रहा है, मतलब ए का शेयर पहले कम था अब ज्यादा है, उसको पहले कम मिला हुआ है, अब ज्यादा मिलना है, मतलब ज्यादा मिलना था और कम मिला, सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे। समझ पा रहे हो आप? यस सर। सैक्रिफाइस और गेन इस बार इस प्रॉफिट के लिए अपोजिट हो गए हैं एज कंपेयर टू गुडविल। ये क्यों हो गए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सर ए को जो प्रॉफिट मिलना था वो इस हिसाब से मिलना था,
ज्यादा शेयर के हिसाब से मिलना था लेकिन कम शेयर से मिला, तो उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। अभी एक्चुअल में ये नहीं सैक्रिफाइस कर रहा, सैक्रिफाइस हो गया इसका, मतलब इसको 36 मिलने की बजाय 30 मिला, 6 सैक्रिफाइस हो गया इससे, जो कॉम्पेंसेट कर दो 6000। इसको 6 का गेन हो गया, 54 मिला 60 मिल गया, 6 का गेन हो गया, गेनिंग पार्ट डेबिट बना दो उसको। तो हम सैक्रिफाइस गेन के हिसाब से हम ये एंट्री कर रहे हैं, ये जो आंसर है इसका। और ये वाला पुराने तरीके से, चैप्टर नंबर 2 वाले तरीके से, पास सेक्शन वाले तरीके से नोटिंग दोनों कर ले, ध्यान में। सर एक बार यहाँ से दोबारा सुना। पार्टनरशिप वाले में तो कर सकते हैं ठीक है। एक बार सर यहाँ से दोबारा सुना। ओल्ड रेशियो 1:2, मैंने पैसा का प्रॉफिट बांटा है पार्टनर्स में, और रिवाइज करने के लिए उसका फॉर्म का कॉलम बना देता हूँ। पार्टनर्स का आता है एक फॉर्म का कॉलम था, पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, फॉर्म में पैसा आ रहा है, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट रहे हैं, फॉर्म से पैसा जा रहा है। 9000 पुराने रेशियो में 1:2 में, 1/3 ए में, 2/3 बी में। ये पहले बढ़ चुका है, अब वापस ले रहे हैं, इसलिए पार्टनर में माइनस, फॉर्म में प्लस। ये प्रॉफिट अब सही रेशियो में बांट रहे हैं, 2:3 में बांट रहे हैं। सर ये हमने चेंज कब करा है? 31 दिसंबर 2012, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करा बस। इन जनरल क्वेश्चन में प्रोस्पेक्टिव है, 2011 पुराना वाला है, पूरा का पूरा है। सो द टाइमलाइन भी बना तो यहाँ तो 1000 में शॉर्ट। 1/15 किसका घटा 19 हो गया, 1/3 1/15 तो करेंगे ना 1/3 में। ये उल्टा हो जाएगा ना, वो सैक्रिफाइस कर रहा है वो गेन करेगा। अच्छा वो वाला अमाउंट कह रहा हूं, हाँ वो कितने बैठेगा? जैसे इसमें ए गेन कर रहा था, हाँ तो अब ये सैक्रिफाइस करेगा, तो 1/3 नहीं रहेगा, वो सही कह रहे हो। तो फिर 1/15 किसका करेगा? 90,000 रुपए प्रॉफिट का, क्योंकि उस टाइम जो एंट्री कर रहे हैं वो गुडविल की एंट्री तो कर नहीं रहे, हम 2012 के प्रॉफिट की एंट्री कर रहे हैं। 2012 में प्रॉफिट 90,000, तो 1,05,000 नहीं, 90,000 रुपए लेंगे, तो 6000 आ जाएगा। 6,000 खर्चा करूँगा। नोट कर लीजिए फटाफट। इस टॉपिक के होमवर्क में इलस्ट्रेशन 4 से 5 दो इलस्ट्रेशन है बस, एक्सरसाइज में 5 से 8। इसके बाद एक और टॉपिक दिया हुआ बुक के अंदर, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स। वो 90% नहीं 100% सेम है जो हमने एडमिशन में सीखा है। इससे मैंने वो टॉपिक को रिपीट ना करते हुए लिख देना यहाँ पर, ये ऑल रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस लो ऑर्डर में बैठेंगे सेम एज डिस्कस्ड इन एडमिशन रिटायरमेंट। उसका भी आपका होमवर्क रेडी हो गया है। इलस्ट्रेशन 6 से 13, एक्सरसाइज 9 से 19। बेसिकली इलस्ट्रेशन सारे हो गए आपके 13 तक, 1 to 13, एक्सरसाइज 1 to 19। नोट कर लें दोनों मेथड। ये चैप्टर नंबर 2 पास एडजस्टमेंट वाले तरीके से है और ये चैप्टर वाले तरीके से नोट डाल दें, इसमें ये इस चैप्टर के रेफरेंस से लिया हुआ मेंशन करते हैं अपने नोटिंग में। नोट कर लिया सभी ने? पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ रहा 52 पेज पर, 52 पेज क्वेश्चन नंबर 6, 52 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े ध्यान से। इसमें लिखा है सर एबीसी 3 पार्टनर है फर्म में, 5:3:2 की रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। मुझे बताओ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए। कौन गेन कर रहा है? सी। बस तो एंट्री है सी। A to C। C to A। जो गेन कर रहा है वो डेबिट में बैठेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट में बैठेगा, है ना? हालांकि हमें कैलकुलेट करके दिखाना एग्जाम में, है ना? जैसे यार हालांकि एमसीक्यू तो नहीं दिखाना,
They also decide to record the effect of the following by passing a single adjustment entry. तो देखिए जी एसेट्स दे रखी है कुछ और कुछ लायबिलिटीज दे रखी हैं, उनकी पुरानी वैल्यूज भी हैं, उनकी नई वैल्यूज भी हैं, तो क्या प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हम? हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी बुक्स में वैल्यू 5 लाख रुपीस है, लेकिन रिवाइज वैल्यू नए वाली वैल्यू 50,000। तो प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए। यस सर। प्लांट मशीनरी की पुरानी वैल्यू 250 और नई वैल्यू 240, कम हो गई वैल्यू। डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से, ये लॉस हो गया सर। हमारी बुक्स में वैल्यू है 2,50,000, मार्केट में वैल्यू है 2,40,000, तो 10,000 से वैल्यू कम हो गई, ये लॉस हो गया। डिक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर, बताओ क्या कुछ गलती करी मैंने? कहाँ गलती करी बताओ? सर Bracket क्या है? प्लस रहेगा। ब्रैकेट नहीं आएगा, सर प्रॉफिट क्रेडिटर कम अगर हो रहे हैं तो ये लॉस नहीं है सही, तो प्रॉफिट। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? सर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ये लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। 40,000 का प्रॉफिट। तो फाइनली प्रॉफिट हुआ है सर रिवैल्यूएशन पे 40,000 रुपए का। तो सारा 40,000 रुपए काट लेंगे इसी के अकाउंट से। नहीं सर, जितना जितना इसने गेन किया उतना ही पैसा काटेंगे। इसने कितना गेन किया जानने के लिए निकालते हैं गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड है जी 532, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशियो है 2:3:5, 2/10, 3/10 और 5/10। सॉल्व करते ही सैक्रिफाइस कर रहा है, ओवर एंट्री तो हमारे करी चुके हैं, बाकी हम इसी बेस पर एंट्री कैलकुलेट करते हैं। कोशिश है आप बोर्ड से नोट ना करें, खुद से सॉल्व करें, फिर बोर्ड से कंफर्म करें। सर ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। करेक्ट। 3/10 पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस, यस सर। 3/10 माइनस 3/10 0, यहाँ पे 3/10 नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन है, तो गेन कर रहा है इसलिए सी डेबिट में बैठेगा, ए सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट में बैठेगा। टोटल प्रॉफिट 40,000 है, तो जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट। अगर एक पार्टनर का 0 है तो बाकी दोनों पार्टनर का सेम ही आना है, जितना सैक्रिफाइस उतना ही गेन आएगा। सी डेबिट होगा 12,000 से, एक क्रेडिट होगा 12,000 से। तो ध्यान से सुना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 इन ओल्ड कैपिटल। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट बांटने की एंट्री ये वाली क्यों नहीं हुई, ये वाली क्यों हुई? इसका आंसर है
सर इंस्टेंट आंसर ना दें, पहले सोचें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या लॉजिक है। सर हाँ जी। क्योंकि ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स पहले से ही थे। सर ये तो होगी पर सी को 12,000 और मिलेंगे, नहीं ए को 12,000 और मिलेंगे और सी से 12,000। मतलब ए को 20 + 12 32,000 मिलेंगे। तो अभी ना बी गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। तो ऐसे केस में ये वाली एंट्री नहीं होनी चाहिए। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा हाँ जी, सुनिए ध्यान से। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है अगर वो ओपन किया जाता है सपोज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम ओपन करेंगे उसमें प्रॉफिट कैसे आएगा? जब हम बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट करूंगा, मशीन कम हो रही है मशीन अकाउंट भी क्रेडिट करूंगा, क्रेडिटर कम हो रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट भी डेबिट करूंगा, ये सब एंट्री करनी पड़ेगी तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आएगा। यस सर। लेकिन अगर अकाउंट पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारी बुक्स में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं अभी वो वही वैल्यू रहनी चाहिए, हम नहीं चाहते अपनी एसेट लायबिलिटी को रिवाइज्ड वैल्यू पर लिखना, जिस बुक पे जिस वैल्यू पे लिखी हुई थी वही कैरी होती है, ये चाहते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस भी बढ़ जाए ये भी चाहते हैं, उस केस में होता है ऐसा ही। फिर मैं दोबारा समझाना, जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारी जो बुक्स में पुरानी वैल्यू चली आ रही है वही कंटिन्यू रहे, रिवाइज्ड वैल्यू ना आए। बेसिकली रिवाइज्ड वैल्यू लाना कोई भी नहीं चाहता। तो मशीन खरीदी थी कई साल पहले, डेप्शन लगते हुए आज की वैल्यू इतनी है, डेप्शन आगे लगता रहेगा वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब मार्केट में तो वैल्यू ऊपर नीचे होती है, फिक्स तो कभी होती है डेप्शन हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग। अब रियल में मार्केट वैल्यू ज्यादा भी उससे कम भी हो सकती है, बस हमें कैलकुलेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है काफी, एडमिशन रिटायरमेंट या चेंज इन रेशियो हो रही है। तो बैलेंस शीट को छेड़े बिना सिर्फ पार्टनर्स में कैपिटल के एडजस्टमेंट हो जाए ये चाहते हैं पार्टनर्स। अगर ऐसा चाहते हैं तो उसे ऐसे केस में लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वरना इस क्वेश्चन में पता है एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री नहीं लिखा होता तो 4 एंट्रियां और होती। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 4 एंट्री वो होती, उसके बाद ये 5वीं एंट्री होती, तो कंप्लीट होता आंसर। सर मतलब ये सिंगल एडजस्टमेंट लिखा है इसलिए हमने इसको सेक्रीफाइस में हाँ। रखा है। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट यही जाएगा। अल्टीमेट प्रॉफिट जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का प्रॉफिट। तो ये कैसे आया देखो ध्यान से देखो। अगर ओल्ड रेशियो बांटते तो ये मिलता इन लोगों को, ए को मिलते 20, बी को मिलते 12 और सी को मिलते 8। अब न्यू रेशियो हो गई है जी 2, 3, 5। फ्यूचर में अगर ऐसा प्रॉफिट होगा ए को मिलेंगे 8,000, बी को मिलेंगे 12,000 और सी को मिलेंगे 20,000। ये मैंने बांटा न्यू रेशियो में, सुनो ध्यान से। सर अगर हम बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करते तो ए का प्रॉफिट 20 बनता था और फ्यूचर में कभी बांटेंगे ए को सिर्फ 8 मिलेंगे, तो 12,000 का नुकसान हो रहा है इसका। तो 12,000 इसको आज ही दे देते हैं। तो प्रॉफिट अभी बांटे तो बी को 12 मिलेंगे, फ्यूचर में बांटे तो बी को 12 मिलेंगे, कोई नुकसान ही नहीं हो रहा इसका। तो अभी प्रॉफिट बांटे तो सी को 8 मिलेंगे, प्रॉफिट फ्यूचर में बांटे तो सी को 20 मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बाद। आज अकाउंट से काट लो इसके, आज अकाउंट से काट लो इसके बाद। एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग और ओल्ड और न्यू का मर्जर है, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट निकाल देती है बस। किसके ज्यादा पैसे पहुंच रहे हैं उससे पैसे आज ही ले लो, किसी के पैसे कम पहुंच रहे हैं उससे आज ही उससे पैसे ले लो। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। लिखा उस क्वेश्चन के लास्ट में बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसे केस के अंदर हमें ऐसी एंट्री करनी होती है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली, बिना प्रॉफिट लॉस बांटे। क्लियर हो गई जी बात? चलिए जा लेते हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, पर सभी चेक कर लें डेट और टाइम। टेस्ट सिर्फ 10 मिनट का रखा हुआ है, 10 मिनट टेस्ट हो जाना चाहिए आपको। सर मेरे पास एमसीक्यू ऐप पर है, नहीं आया सर मेरे पास। चेक करें मिल जाएगा। तो आज के लिए ट्यूसडे हाँ जी हाँ शायद कल का 3-4 टिकट रख देते, बाकी क्लास के तो मुझे डेट याद नहीं है, वो डेट मिल जाएगी आपको। कल का ही है। सर गुड इवनिंग। करना।